अब दोस्तों थोड़ा देखते हैं वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी क्या है। लिक्विडिटी डिटी पिप्स एंड लेवरेज। ठीक है, ये चार चीजों को हम देखते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पिप्स क्या है। पिप्स का तो आपको मैं थोड़ा बाद में बताता हूं, पहले वॉलेटिलिटी लिक्विडिटी। वॉलेटाइल किस चीज को बोलते हैं? जो चीज वॉलेटाइल हो। स्पिरिट होता है ना, स्पिरिट जो लिक्विड होता है, स्पिरिट जो जख्म पे लगाया जाता है, स्पिरिट वो बहुत वॉलेटाइल लिक्विड है। या एसीटोन, एसीटोन ऐसा एक केमिकल है, केमिस्ट्री लैब में आपने देखा होगा। तो केमिस्ट्री लैब में एक कंपाउंड पड़ा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, एसीटोन। हाईली हाईली वॉलेटाइल लिक्विड। उसको बंद करके उसका जार बिल्कुल, उसको टाइट, एयर टाइट बंद करके रखते हैं, क्योंकि वो उड़ जाता है वरना। इसको बोलते हैं वॉलेटाइल लिक्विड, यानी जो चीज जल्दी से वेपराइज हो जाए। लेकिन वॉलेटाइल एसेट फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर किसको बोलते हैं? जिसके अंदर मूवमेंट बहुत ज्यादा हो, वो वॉलेटाइल एसेट है। एज ट्रेडर्स हमें कौन सा मार्केट चाहिए? अगर मैं आपको ये चॉइस दूं कि आप इस इन दो तरह के मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हो, एक मार्केट इस तरह का है और दूसरा इस तरह का है। एक मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो इस तरह है। ये पूरा दिन था, ठीक है, ये पूरा दिन का, दिन भर का ये ट्रेडिंग का स्ट्रक्चर है मार्केट का। और दूसरा ये है। तो आपको कौन सा वाला चाहिए? जाहिर है आपको सेकंड वाला चाहिए, ये वाला। क्यों? हमें वॉलेटिलिटी चाहिए। अगर कोई एसेट वॉलेटाइल नहीं है तो हम इसमें क्या करें? इसमें अगर हम अपथ्रस्ट, ये वाला अपथ्रस्ट बना, ठीक है, बड़ा अजीब और गरीब किस्म का अपथ्रस्ट है, अगर इसमें हम ट्रेड करें भी तो इसका टारगेट बहुत छोटा बनेगा, मार्केट मूव ही नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे? वी नीड अदर ट्रेडर्स, लार्ज ट्रेडर्स फॉर आवर ट्रेड्स। हमें अपने ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल हम खुद नहीं बनाते, हम बाय करके छोड़ देते हैं। फिर मार्केट ऊपर जाता है तो हम प्रॉफिट कमाते हैं, अगर नहीं जाता, रुक जाता है वहीं पे, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए मार्केट की वॉलेटिलिटी के भी टाइम्स होते हैं। हर वक्त मार्केट वॉलेटाइल, इक्वली वॉलेटाइल नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हो खुद ही, ये देखो, ये वॉलेटिलिटी कम है ना यहाँ पे, इस एरिया में मार्केट की वॉलेटिलिटी कम है। ये देखो, ये जबरदस्त वॉलेटिलिटी, कितना ऊपर जा रहा है। यहाँ पे देख लो। तो मार्केट के सेम एसेट के भी कुछ रिजीम्स होते हैं जो वॉलेटाइल होते हैं, और कुछ रिजीम्स जो नॉन वॉलेटाइल होते हैं। स्पेशली रात देर से, यानी बिल्कुल लेट नाइट में, या सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में आपको जो मार्केट मिलता है वो नॉन वॉलेटाइल मिलता है। लेकिन कुछ, चलो इसको हम छोड़ के अगर हम नॉर्मली जनरली देखें कि एक दिन के अंदर कोई मार्केट, कोई एसेट कितना मूव करता है, कितना वॉलेटाइल होता है, वो हमारे लिए अच्छा है ना? बिल्कुल अच्छा है। तो अगर हम थोड़ा मार्केट की रिसर्च करें, जो कि मैंने किया हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि मजेदार बात यह है कि मोस्ट वॉलेटाइल एसेट ऐसे, यानी बिल्कुल ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होने वाला, और ट्रेडेबल भी। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ये समझ ही ना आया आपको, नहीं नहीं, ये आई एम श्योर कि अगर आपको ये इसको आप कैच कर लोगे, पकड़ लोगे, आपको पता होगा कि यहाँ से मार्केट टर्न होने वाला है। इतना तो आपको अब टेक्निकल एनालिसिस आता है ना? तो आपको इस तरह का ये इतना वायलेंटली वॉलेटाइल एसेट पता है कौन सा है? वो यही वाले भाई साहब हैं, यूएसडी सेक, स्वीडिश करोना। अब क्या करें इसका? हमें तो ज्यादा वॉलेटाइल एसेट चाहिए, और ये वॉलेट इतना ज्यादा वॉलेटाइल है, तो ये तो कमाल हो गया ना, इसको तो ट्रेड करना चाहिए ना हमें। क्या ख्याल है? हाँ, कर सकते हो आप, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसका कमीशन और स्प्रेड बहुत ज्यादा बनेगा। और अच्छा, ये भी एक बात बता दूं कि जो $70 मैंने कमीशन आपको बताया, वो $70 कमीशन बनेगा एक लॉट का, और इसके साथ आपका जीरो स्प्रेड अकाउंट में स्प्रेड भी लगेगा। जीरो स्प्रेड अकाउंट के अंदर आपका स्प्रेड बनता है इसके अंदर, क्योंकि ये इतना कम ट्रेड होता है। विच मीन्स के इसकी क्या है, लिक्विडिटी कम है। लिक्विडिटी क्या है, इसको अब हम डिस्कस करते हैं। ये इतना गजब का एसेट है, यानी इतना अजीब भी है और अच्छा भी है। कि अच्छा है क्योंकि ये इतना ज्यादा वॉलेटाइल होता है, तो इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। यानी अगर आपने यहाँ पे बाय किया तो कितना लंबा गया, कितना जबरदस्त ऊपर गया, कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा आपको। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आप यहाँ पे बाय करोगे तो बाय आपका एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं होगा, थोड़ा ऊपर बाय होगा, और $70 कमीशन भी होगा। विच मीन्स आप बहुत ज्यादा ये आपके फेवर में जाए, फिर जाकर आप अपना
कमीशन और स्प्रेड रिकवर कर पाओगे। तो यूएसडी सेक फॉर एग्जांपल जो है वो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल करेंसी है, एक्सोटिक करेंसी है लेकिन सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है। इसके बाद आपका जीजे, ये भी बहुत वॉलेटाइल है, GBP JPY बहुत ज्यादा वॉलेटाइल एसेट है ये भी, इसको भी आप ट्रेड कर सकते हो, ये भी बहुत जबरदस्त है। इसके बाद फिर और करेंसीज आती हैं, और फिर मेजर्स में सबसे ज्यादा वॉलेटाइल जो है वो कौन सा है, हमारा प्यारा GBP USD। ये मेजर करेंसीज के अंदर सबसे ज्यादा वॉलेटाइल एसेट ये वाला है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वॉलेटिलिटी भी है लेकिन लिक्विडिटी भी है इसके अंदर। अब लिक्विडिटी क्या है? वॉलेटिलिटी यानी कितना ज्यादा अप एंड डाउन हुआ एसेट एक दिन के अंदर, ये वॉलेटिलिटी होती है। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी यानी उसको कितना ज्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं, यानी उसको कितना ज्यादा ट्रेड किया जा रहा है, कितना सारा उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है। अब आप बोलोगे सर इसमें ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा ना इसीलिए तो ये ज्यादा मूव कर रहा है ना, इसमें कम होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है दोस्तों। देखो ये होता है कि मार्केट ऊपर नीचे क्यों होता है, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये समझे बगैर आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं हो सकती। जब तक आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तब तक आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं होगी। तो प्लीज ध्यान देकर सुनना। मार्केट कोई भी मूव अप डाउन क्यों करता है? यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मार्केट खड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मार्केट अगर कोई भी बाय या सेल नहीं कर रहा, कोई भी व्यक्ति बाय या सेल नहीं कर रहा, कुछ भी कोई भी ट्रेडर नहीं है मार्केट में, तो मार्केट यहीं पे रहेगा, हमेशा यहीं पे रहेगा। जब तक इसको कोई बाय ना करे या सेल ना करे तब तक ये यहीं पे रहेगा। अच्छा, एक ट्रेडर आया, उसने कहा मुझे मार्केट चाहिए, मुझे बाय करना है, मैं बाय करना चाहता हूं। तो क्या होगा, जो सेल करने वाले जो पेंडिंग ऑर्डर्स लगे हुए होंगे सेलिंग के, वो अभी तक फुलफिल नहीं हुए होंगे। क्यों? क्योंकि बायर कोई था ही नहीं। एक्सचेंज क्या करता है? एक्सचेंज बायर और सेलर को आपस में मिलाता है ना। तो एक्सचेंज के पास यहाँ पे मान लो कि कुछ सेल ऑर्डर लगे हुए हैं, जैसे ही मार्केट यहाँ जाए, ऊपर जाए, तो मैं सेल कर दूंगा। तो इधर और इधर ये तीन चार ऑर्डर्स लगे हुए हैं, सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं, पेंडिंग ऑर्डर है लेकिन सेल ऑर्डर है, ठीक है। तो ये जो अभी जो आया है ट्रेडर, वो जब बाय करेगा तो बाय करते समय मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो मार्केट ये सारे ऑर्डर्स ट्रिगर होते जाएंगे। लेकिन जब फिर ऑर्डर्स नहीं होंगे और ये अभी भी बाय करना चाहेगा, अच्छा जब ये ऑर्डर्स यहां पे होंगे तो मार्केट इतना ज्यादा मूव नहीं करेगा। क्यों? मार्केट तब मूव करता है जब किसी को बाय करना हो और उसको मिल ना रहा हो, तो वो क्या करेगा, वो मार्केट को, यानी आप जब मार्केट में ऑर्डर डालते हो तो मार्केट ऊपर झटका इसलिए देता है क्योंकि उसको आपके डालने से नहीं होता, लेकिन जो बड़े ट्रेडर्स, जो स्मार्ट मनी, हेज फंड्स वगैरह जो हैं, वो जब बड़ा ब्लॉक ऑर्डर डालते हैं मार्केट में, तो मार्केट उससे मूव ऊपर मूव क्यों करता है? इसलिए करता है क्योंकि उसको मार्केट को बाय, यानी वो बाय करना चाहते हैं तो उनको सेल करने वाला कोई नहीं होता। तो इस प्राइस पे कोई नहीं है, मान लो कि ये $10 का प्राइस है, $10 पे मैं बाय करना चाहता हूं, कोई नहीं है। तो फिर मार्केट क्या करेगा, एक्सचेंज क्या करेगा, एक्सचेंज के अल्गोरिथम्स, पहले लोग हुआ करते थे जो करते थे ऐसा, यानी वो बिड करते थे शाउट करके, वो आपने देखा होगा, वो एक्सचेंज का जो माहौल होता है सारा आपने देखा होगा एनवायरमेंट। लेकिन अब तो ये अल्गोरिथम्स करते हैं, तो प्राइस को 10 से 11 तक ले जाएगा अल्गोरिथम। अगर इनफ लिक्विडिटी होगी, लिक्विडिटी यानी अवेलेबल स्टॉक होगा, तो ठीक है, मार्केट वहीं पे रुक जाएगा। यानी अगर ये वाला बाय, इस वक्त मार्केट $10 पे थी और बायर आया, उसने कहा कि मुझे 1 मिलियन शेयर्स चाहिए स्टॉक के, तो 1 मिलियन शेयर्स $10 पे तो अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट क्या करेगा, $10 पे मान लो कि 1 मिलियन में से कोई आधा मिलियन अवेलेबल थे, तो आधा मिलियन यहीं पे बाय हो जाएगा और मार्केट फिर ऊपर मूव करता जाएगा। जैसे जैसे ऊपर मूव करता जाएगा, प्राइस बढ़ती जाएगी, तो सेल ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, लोग सेल करना शुरू करेंगे, या लोगों के जो पेंडिंग ऑर्डर्स लगे हुए होंगे सेल वाले, वो फुलफिल होना शुरू होंगे। तो अगर यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है 10 से 11, 11 पे सेल ऑर्डर्स मिल गए, कितना टोटल, वो कितना बाय करना चाहता था, 1 मिलियन बाय करना चाहता था, आधा मिलियन तो यहीं पे 10 पे ही बाय कर लिया। अब ऊपर गया 11 पे, उसको 3 लाख मिल गए, तो वो उसने निकाल लिए, बाय कर लिए, अभी 2 लाख उसके अभी भी रहते हैं, तो मार्केट अभी ऊपर जाएगा। अगर दरमियान में कोई भी पेंडिंग ऑर्डर, सेल ऑर्डर ना हो, तो पता है मार्केट क्या करेगा, मार्केट फिर शूट अप करेगा, ऊपर चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलते 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 चलते। क्यों? मार्केट सर्च करता है सेलर्स को कि भाई ये बाय ऑर्डर आ गया है, इतना ह्यूज ऑर्डर, जो सेलर लोगों आ जाओ, सारे सेल करो ताकि ये बाय करे। और सेलर को आप मोटिवेट कैसे करते हो? जब आप प्राइस बढ़ाते हो तो सेलर्स आ जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ
कि अगर यहां पे ये सारे पेंडिंग ऑर्डर, सेलिंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं और यहां पे कोई बड़ा बाय ऑर्डर आता है, तो ये बाय ऑर्डर चलने में, ऊपर चलने में इसको टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही बहुत सारे सेल ऑर्डर्स पड़े हैं मार्केट में। ये देखिए, गोया ये सारी जो सप्लाई है, ये सारी, ये सप्लाई है ना, डिमांड एंड सप्लाई है ना, सिंपल। ये सप्लाई है, ये सारी सप्लाई को एब्जॉर्ब करता जाएगा वो बाइंग ऑर्डर। तो जो डिमांड है वो सप्लाई को ओवरकम करती जा रही है। और जैसे ही ये ऊपर आते आते आते, यहां मान लो ये आखिरी वाला ऑर्डर था, बस इसके बाद ऑर्डर खत्म हो गया। लेकिन अभी उसका बाय ऑर्डर, अभी उसको बाय करना है, अभी डिमांड है मार्केट में, तो क्या होगा पता है? मार्केट यहां पे ऐसे शूट अप करेगा अपसाइड। क्यों? क्योंकि दरमियान में कोई भी ऑर्डर नहीं था, तब तक शूट अप करेगा जब तक उसको कोई सेल ऑर्डर में जाकर वो टक्कर ना मारे। तो इसीलिए गुरुजी, जब, जी, इसमें अगर यहाँ पे सेल ऑर्डर की मतलब उसने 5 लाख का लगाया और ऊपर जो है 6 लाख का लगा हुआ है, तो मार्केट फिर फटाक देनी नीचे आएगा या एब्जॉर्प्शन? हाँ, नीचे आएगा, यानी झटका देगा ऊपर जाकर, फिर थोड़ा नीचे आएगा, गिरेगा। अच्छा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा वहां पे? नहीं, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ये एब्जॉर्प्शन था जो अभी मैंने आपको बताया ना, जो जो करके दिखाया, ये एब्जॉर्प्शन था। कि जो भी सप्लाई है उसको सबको सक करता जा रहा है। डिमांड इतना ज्यादा प्रेशर में आया हुआ है कि सारी सप्लाई को सक कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है अपने आप में, जज्ब कर रहा है अपने आप में, खाता जा रहा है सारी सप्लाई को। जब सारी सप्लाई को खा लिया तो क्या होगा? उसके बाद मार्केट जंप करेगा ऊपर। क्यों? क्योंकि दरमियान में कोई सेलर है ही नहीं। और मान लो कि यहां पे रेजिस्टेंस है, तो क्या होगा? आपने देखा होगा, मार्केट जोर जोर से ऊपर जाता है, जोर जोर से ऊपर जाके, और फिर ऐसा सिचुएशन आता है कि वहां से ठक करके मार्केट नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे बहुत सारे लोगों के अगेन क्या होंगे? यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पेंडिंग ऑर्डर्स लगे होंगे। क्यों? एक तो ये रेजिस्टेंस है और दूसरा, जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था वो लोग यहाँ पे सेल करेंगे, उनका टीपी हिट होगा। यहाँ पे लोगों की टीपीज, टीपीज भी तो असल में पेंडिंग ऑर्डर है ना, और क्या है? टीपी भी तो, एसएल टीपी दोनों पेंडिंग ऑर्डर ही है ना। तो यहाँ पे जो टीपीज लगे होंगे, यहाँ जैसे ही मार्केट टकराता है तो जोर से नीचे गिरता है। तो इसको, इसी को हम, मैं आपको कई बार डिस्कस किया हूं ये बात आपसे, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट टेकिंग रिट्रेसमेंट। जैसे ही टीपीज हिट होंगे, ठक 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 ठक, तो टीपी, तो वापस मार्केट पलटेगा जल्दी से। लेकिन अभी अगर मार्केट में डिमांड है तो यहां से ये संभल जाएगा, संभल के फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर ऊपर जाएगा। अब अगर जाने वाला जो बिहेवियर है वो हम नोट करेंगे। अगर ये आहिस्ता आहिस्ता टुकड़े टुकड़े में नो डिमांड नो डिमांड नो डिमांड बनाता जा रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ मार्केट में दम ही नहीं है ऊपर जाने का। और फिर जैसे ही हमें पहला वाला डाउन बार मिलेगा, हम इस पे सेल कर देंगे, या ऐसे होगा, या फिर और भी ऊपर जाकर ये ऊपर बिल्कुल जाके फिर ऐसे क्लोज होगा, तो ये अब थ्रस्ट बन जाएगा, है ना। तो अब हम सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि डिमांड सारा ओवरकम हो गया। कैसे पता चला हमें डिमांड ओवरकम हो गया? इसने झटका दिया ना, ये जो सप्लाई आ गया मार्केट में, इसके बाद मार्केट में डिमांड नहीं था, नो डिमांड बार्स बने, नो डिमांड, डिमांड नहीं था, वो बार्स बने। और फिर अब थ्रस्ट, तो यहां से हम दोबारा सेल करेंगे नीचे। अगेन नीचे भी आते समय, नीचे आते समय भी मार्केट तलाश करेगा कि कहीं पे कोई कोई बायर्स हैं क्या। अगर बायर्स होंगे, जितने ज्यादा बायर्स होंगे यहां पे, उतना मार्केट स्लोली नीचे आएगा। विच मीन्स हम कहेंगे कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। लिक्विडिटी यानी बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग, सेलिंग एंड बाइंग वॉल्यूम्स दोनों, यानी एक्टिविटी, मार्केट की एक्टिविटी को हम बोलते हैं लिक्विडिटी। अगर मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होगी तो स्प्रेड कम होगा, क्योंकि बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स हैं ना। तो जो ब्रोकर है वो इनसिक्योर फील नहीं कर रहा कि यार मैं इसको बाय करके दूं, ये तो मुझे तो वहां से महंगा पड़ेगा। तो ब्रोकर आपको ज्यादा स्प्रेड चार्ज नहीं करेगा। देखो, एक्सनेस का जो जीरो अकाउंट है उसमें भी आपको बैंक हॉलीडे पे स्प्रेड लगेगा। जीरो स्प्रेड वाले अकाउंट पे आपका स्प्रेड लगेगा। अभी कुछ दिन पहले वसीम भाई ने ट्रेड किया था, उन्होंने मुझे बताया था कि सर मेरा तो स्प्रेड चार्ज हो रहा था। उस दिन मैंने भी ट्रेड किया था, मुझे पता नहीं था कि ये आज बैंक हॉलीडे है, मुझे पता नहीं था। चेक करना चाहिए था, लेकिन खैर पता नहीं था। कौन सा था वो दिन? ईस्टर, ईस्टर मंडे था ना, ईस्टर मंडे के दिन बैंक हॉलीडे था। तो मैंने ट्रेड किया। मैं क्या यार ये क्या हो रहा है? मैं सोच रहा था मैं एक्सचेंज वालों से बात करूं, ये क्या कर रहे हो भाई, जीरो स्प्रेड अकाउंट है मेरा, इतना सारा स्प्रेड चार्ज कर दिया क्यों? फिर मैंने जाकर फॉरेक्स फैक्ट्री पे चेक किया, यार वो तो बैंक हॉलीडे था। तो बैंक हॉलीडे के दिन भले आपका जीरो स्प्रेड अकाउंट हो, उस पर भी आपको स्प्रेड चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि उधर से उसको बहुत महंगा पड़ता है ना, कोई ट्रेडर है ही नहीं, बहुत कम ट्रेडर्स हैं, वेरी वेरी थिन मार्केट्स। लेकिन उस दिन हाँ, उस दिन लिक्विडिटी बहुत कम होती है, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है। हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि होती है, कभी कभी होती भी है, कभी नहीं भी होती। अब वॉलेटिलिटी क्यों? जब लिक्विडिटी नहीं है तो वॉलेटिलिटी क्यों?
उसका मैंने आपको रीजन अभी एक्सप्लेन किया, दोबारा थोड़ा सा बताता हूं कि देखो ये सारे जो ऑर्डर्स हैं, ये सारे क्या है, ये एक्टिविटी है ना, लोगों ने बाय सेल किया हुआ है ना, तो ये क्या है, इसको हम बोल सकते हैं कि लिक्विडिटी है ये। अगर ये सारे बाइंग ऑर्डर्स हो, मान लो कि ये बाइंग ऑर्डर्स हैं, अब मार्केट को नीचे आने में दिक्कत होगी नहीं होगी? जैसे ही मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा, टक 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 ये ऑर्डर सारे हिट होते जाएंगे, तो मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा। इसीलिए मार्केट एक बार के अंदर अंदर एक सिंगल बार बनाने में ही ऊपर नीचे इसीलिए होता है, वरना तो नीचे गिर जाए ना बस। नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आते जाते आते जाते आते जाते फिर जाकर ऐसे यहाँ पे ऐसे क्लोज हुआ। अगर यहां से नीचे लिक्विडिटी नहीं है, अगर अगर लिक्विडिटी नहीं है, यानी ये सारे ऑर्डर्स जज्ब हो गए, बन गए, हिट हो गए, अब यहां पे कोई लिक्विडिटी नहीं है, तो पता है क्या होता है फिर यहाँ पे एक लंबा बार बनता है ऐसे, पैनिक सेलिंग। लिक्विडिटी है ही नहीं, तो ऐसे जोर से पटाख करके नीचे डाल दिया। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आप, अब ये आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस काश होता तो आपको ज्यादा समझ आता। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उन लोगों का है जो लोग ये काम कर रहे हैं, यानी स्मार्ट मनी के अंदर जो 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 लोग बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर्स हैं, उनको ये पता होता है कि उनको, अच्छा उनके पास लेवल 2 डेटा भी होता है। लेवल 2 डेटा वो है जिसमें आपको लोगों के स्टॉप लॉसेस टीपीज नजर आते हैं। आप भी परचेज कर सकते हो, लेवल 2 डेटा मिल सकता है आपको, इतना ज्यादा वो भी नहीं है, कॉस्टली भी नहीं है, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी में उसका कोई रोल नहीं है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप वो डेटा परचेस करो। लेकिन अगर आपके पास वो डेटा हो तो आप देख सकते हो कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ, कौन कौन सी जोन्स में लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर। तो पता है क्या करता है हेज फंड मैनेजर को, पता है अगर कि लिक्विडिटी इस एरिया में, मान लो कि इस एरिया में यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी है, यहाँ पे ठीक है, वो देख सकता है ना, लेवल 2 डेटा के अंदर वो देख सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के। अब ये नहीं लिखा होगा कि ये मुकुल का एसएल लगा हुआ है, ये वसीम का एसएल लगा हुआ है, वसीम का एसएल तो पहले उड़ाओ, फिर देखेंगे क्या होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज देयर इज नथिंग पर्सनल इन ट्रेडिंग। ना आपके साथ कोई दुश्मनी है, ना आपके साथ कोई हमदर्दी है मार्केट को। ये यहाँ पे क्लस्टर लगा हुआ होता है, हजारों लाखों करोड़ों ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं यहाँ पे ट्रेडर्स के। क्या कौन से ऑर्डर्स होते हैं यहाँ पे? क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो ये सेल ऑर्डर्स होंगे। तो पता है हेज फंड मैनेजर क्या करेगा? हेज फंड मैनेजर आएगा यहाँ पे ऊपर, मार्केट को ऊपर यहाँ से ऊपर ले जाएगा। चलो मान लो कि ये सारा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता फिलहाल, ठीक है। अरे यार क्या हो रहा है, हाँ। अब मार्केट को हेज फंड मैनेजर कहाँ पे ले आया? यहाँ पे ले आया, इधर इधर ले आया। अब उसको उसको नीचे जाना था, क्योंकि इसने यहाँ पे सेल किया है, उसने शॉर्ट सेल किया। शॉर्ट सेल यानी जो आप सेल करते हो, पहले सेल करते हो, तो उसका टीपी यहाँ पे होगा ना, वो भी तो आप ही की तरह सेल करता है ना, यहाँ पे उसने सेल किया, और इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे था उसका, और टीपी कहाँ पे होगा? टीपी यहाँ पे होगा ना, इधर। तो ये मार्केट को यहाँ नीचे ले जाना चाहता है, मार्केट को नीचे ले जाना चाहता है, लेकिन वो अभी नहीं ले जा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि यार इतनी सारी ये वाली इतनी सारी डिमांड अवेलेबल है, या सप्लाई अवेलेबल है, या जो कुछ भी है, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। तो क्या करेगा? पहले टेस्टिंग करेगा, मार्केट की टेस्टिंग करेगा, टेस्टिंग करवाएगा मार्केट से। कैसे करवाएगा वो आपको पता है? ऐसे। अब की बार जब लेके जाएगा ना मार्केट को, तो इतना ज्यादा धक्का नहीं देगा कि मार्केट बिल्कुल ऊपर चला जाए, धक्का नहीं देगा। और ज्यादा एफर्ट नहीं लगाएगा, एफर्ट यानी ज्यादा उसमें बाइंग नहीं करेगा, क्योंकि ज्यादा बाइंग करने में उसकी भी तो कॉस्ट जा रही है ना। उसका मकसद क्या है आप देख लो, उसका एक्चुअल मकसद क्या है? उसने यहां पे सेल किया हुआ है, हेज फंड मैनेजर ने यहां पे सेल किया हुआ है। उसका एक्चुअल मकसद ये है कि लोगों को के मार्केट को नीचे ले जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां पे उसको ऑर्डर्स नजर आ रहे हैं बहुत सारे, है ना। और ये सारे जो ऑर्डर्स हैं, ये सारे ऑर्डर्स, इनका, अगर ये सेल ऑर्डर्स हैं, ये सेल ऑर्डर्स हैं मान लो, तो इनके एसएल कहां पे होंगे? इधर, रेजिस्टेंस के ऊपर। टीपी इनके जहां भी हो, लेकिन इसका एसएल ऊपर होगा ना। अब जो सेल ऑर्डर है, थोड़ा नोट करना, सेल ऑर्डर जो है उसका एसएल क्या है? उसका एसएल क्या करेगा? इसको आप यूं समझो कि आपका, अगर आप यहां पे बाय किए हो, आप यहां पे बाय कर रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस यहां होगा, और आपका टीपी जहां भी हो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे बाय किया हुआ है, तो एसएल जब आपका हिट होगा तो क्या होगा? असल में जो कुछ आपने बाय किया था, मार्केट क्योंकि ऊपर नहीं जा रही, तो आपने वो मार्केट को सेल बैक कर दिया, वापस दे दिया, मार्केट को सेल कर दिया, है ना। तो जो बाय
ट्रेड होता है उसका स्टॉप लॉस होता है सेल, सेल बैक, उसका टीपी भी सेल बैक ही होता है। आपने एक चीज, आपने एक होंडा की गाड़ी परचेज की, आपने सोचा थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, 10 लाख की गाड़ी मिली आपको, और आपने अपना एसएल लगाया 8 लाख पे कि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ठीक है, अगर नहीं जाती तो मैं 8 लाख पे सेल करूंगा, ऐसा ना हो कि 2 लाख पे पहुंच जाए। तो मैं 8 लाख 10 लाख पे बाय कर रहा हूं गाड़ी, 8 लाख पे अगर मार्केट पहुंच जाता है तो मैं निकल जाऊंगा, भाग जाऊंगा, क्योंकि अगर मार्केट क्रैश कर गया तो 2 लाख पे पहुंच जाएगा गाड़ी का प्राइस। मैं ये नहीं चाहता कि मैं 2 लाख पे निकलूं, तो मैं क्या करूंगा, 10 लाख पे मैंने बाय किया, 8 लाख पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया, और 20 लाख पे मैंने टीपी लगाया है ना, 10 पे बाय किया, 20 लाख पे टीपी और 8 लाख पे एसएल। अब अगर मार्केट ऊपर गया, आपके टीपी तक पहुंचा, तो इसका मतलब क्या है, आप जब यानी 20 लाख प्राइस होगी तो आप क्या करोगे, सेल करोगे ना, दे दोगे ना, जो आपने चीज बाय की थी उसको दे दोगे ना आप। इसी तरह अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, यानी 8 लाख पे पहुंच जाती है, तो तब भी आप क्या करोगे, आप सेल कर दोगे ना मार्केट में कि भाई नहीं चाहिए मुझे, ये तो नुकसान कर रहा है। तो बाय का जो बाय ऑर्डर का एसएल और टीपी दोनों सेल बैक होते हैं। तो जो तो सेल का गुरु जी इसको ऐसे ना समझ ले कि जैसे कि मतलब नीचे से जब तक गाड़ी को पेट्रोल पूरा नहीं मिलेगा जब तक ऊपर नहीं जाएगी। और 8 लाख वाला कॉन्सेप्ट है कि वो पैसा कमाएगा आपके 8 लाख से, वो 7.5 पे लेके जाएगा। तभी तो वो 20 लाख तक पहुंचेगा ना, जब तक उसे कई गाड़ियों का 50-50 हजार रुपए मिलेंगे प्रॉफिट के, तभी तो हाँ वो ऊपर लेके जाएगा। इस तरह से बिल्कुल, समझ लें। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा यहाँ पे अब एसएल, अब क्योंकि यहाँ जो लोगों ने ये वाले जो लगाए हुए हैं, क्या लगाए हुए हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स लगाए हुए हैं टू सेल, है ना, यहाँ पे लोगों ने पेंडिंग ऑर्डर्स लगाए हुए हैं टू सेल के क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस है, जहां पे जब जब मार्केट यहाँ पहुंचेगा तो मैं सेल करना चाहता हूँ, है ना। तो इन्होंने अगर यहाँ पे ये पेंडिंग ऑर्डर्स लगाए हैं तो उनका एसएल कहाँ होगा, जो सेल ऑर्डर होगा उसका एसएल ऊपर होगा, किसके ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर। तो सेल क्या है, इसका स्टॉप लॉस क्या है, उसका स्टॉप लॉस है टू बाय बैक, जो आपने एडवांस में सेल कर लिया था उसको आप बाय बैक कर लो, यानी क्लोज कर लो, यानी बाय करो, है ना। अब ये वाला हेज फंड मैनेजर क्या करेगा, ये वाला हेज फंड मैनेजर असल में ये मार्केट को नीचे ले जाना चाहता है, क्यों, क्योंकि उसने यहाँ पे सेल किया हुआ है, ऊपर सेल किया है, ये नीचे जाकर अपने ऑर्डर को क्लोज करेगा, यानी बाय बैक करेगा तो ऑर्डर इसका क्लोज हो जाएगा। तो यहां पे इसने सेल किया है और इसका मकसद, इसका पर्पस भी ये है कि मार्केट नीचे जाए, लेकिन ये क्या करेगा, मार्केट को थोड़ा थोड़ा धक्का लगा के ऊपर ले जाएगा, ज्यादा बाय नहीं करेगा। अच्छा, ये हमें पता है कि मार्केट बाय करने से ऊपर जाता है, सेल करने से नीचे जाता है, ये तो हमें पता है ना, अब पता लग गया। तो ज्यादा बाय नहीं करेगा, क्योंकि अगर ज्यादा ह्यूज वॉल्यूम में बाय कर रहा है तो उसको वो सेल, असल में उसका मकसद था सेल करना, तो ज्यादा ह्यूज वॉल्यूम में बाय क्यों करेगा अभी, अभी तो सिर्फ छोटा छोटा झटका लगा के मार्केट को इतना सिर्फ ऊपर ले जाएगा कि मार्केट में ये वाले ऑर्डर्स ट्रिगर हों, है ना, ये वाले। क्यों, उसका रीजन, उसका रीजन ये है कि जब ये ऑर्डर्स ट्रिगर होंगे, अच्छा बाय द वे, जब ये ऊपर धक्का लगाएगा तो मैं ये बोल रहा हूं कि छोटा छोटा धक्का लगाएगा, ज्यादा बाय नहीं करेगा, छोटा छोटा धक्का लगाएगा। तो इसको आप, ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये छोटा धक्का है या ज्यादा बड़ा धक्का है, वॉल्यूम्स, वॉल्यूम से आपको नो डिमांड नो डिमांड नो डिमांड, वॉल्यूम्स कम होते जाएंगे, नो डिमांड नो डिमांड नो डिमांड, तो मार्केट ऊपर जा ही नहीं पा रहा। असल में मार्केट ऐसे ही झटके में ऊपर जा रहा है फिलहाल, ताकि लोगों को हंट करके नीचे आ जाए। तो क्या गुरु जी करेगा इसमें मैं यहाँ एक पे, बात जोड़ूं? जी जी बोलिए। डिस्टर्ब तो नहीं हुए? नहीं नहीं, इट्स ओके, नहीं सर, बोलिए। हमारे यहाँ भी है ना, जैसे गेहूं हम खरीदते थे ना, तो क्या होता था कि हम है ना, हमारा पूर्ति करनी है हमें बाद में एक गाड़ी की। तो जैसे वो आप बता रहे हैं ना कि वो जैसे अब 2,000 का रेट है, 2000 का, तो हम 19 पे खरीदते थे, फिर डाउन आ गए, 1880 पे खरीदी, 1880 पे, फिर 1870 पे। फिर बाद में जो हमें गाड़ी का लोड पूरा करना होता था ना कि 100 कुंटल हमें है, तो हम उसे 1500 तक 1600 तक ले जाते थे। तो वही ये चीज इसमें चल रही है, तभी वो नीचे जाएगा ना। हाँ, लेकिन ये तब हो सकता है जब आप उस मार्केट को कंट्रोल कर पाते हो, अगर आप उस मार्केट में डोमिनेट कर पाते हो तो फिर आप करोगे, जो कि हम फॉरेक्स ट्रेडर्स, हम स्क्रीन बेस्ड ट्रेडर्स हैं, हम नहीं कर पाते, ये हेज फंड मैनेजर्स करते हैं, है ना। अब क्या होगा, अच्छा अब ये मार्केट ऊपर, ये मार्केट को सिर्फ हेज फंड मैनेजर ने क्या किया, सिर्फ इतना ऊपर ले गया कि यहाँ पे लोगों के यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉसेस, ये पेंडिंग ऑर्डर्स लोगों के हिट हुए, ये पेंडिंग ऑर्डर जैसे ही हिट हुए तो लोगों ने कहा ठीक है, ओके, सेल कर लिया है, सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सेल करना चाहते हैं। लेकिन ये इधर इनके स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। रिमेंबर, हेज फंड मैनेजर का पर्पस क्या है,
उसका पर्पज है सेल करना। सेल करना उसका पर्पज है। कहां पे सेल करना? जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर सेल करके, और जितना हो सके नीचे जाकर बाय करना, है ना। बाय लो सेल हाई, सेल हाई बाय लो। तो असल में हेज फंड मैनेजर ने क्या किया कि यहां ऊपर जाकर यहां पे इनके स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर किया। स्टॉप लॉस को ट्रिगर किया, यानी जो पेंडिंग सेल ऑर्डर होगा उसका जब स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो वो क्या होगा? असल में वो होगा बाय बैक। जिन लोगों ने यहां पे सेल किया था वो लोग जब यहां पे बाय बैक कर रहे होंगे, तो बाय कर रहे होंगे तो किससे बाय कर रहे होंगे? इस हेज फंड मैनेजर से बाय कर रहे होंगे। इसने यहां भी सेल किया, है ना। इसने यहां भी सेल किया और फिर ऊपर आकर दोबारा इन लोगों को सेल किया। सेल करके अपथ्रस्ट, फिर मार्केट को नीचे ले गया। ये होता है अपथ्रस्ट का पर्पस, कि लोगों के स्टॉप लॉसेस उड़ा के, और उड़ाने से इसको क्या मिलेगा? इसको फायदा, पर्सनल फायदा थोड़ी है। इसको सिर्फ एक रेडीमेड बायर्स का पूल मिल जाएगा। इतने सारे हजारों लाखों लोग इससे बाय करेंगे जो ये हाई प्राइस पे सेल करेगा उनको। अब थ्रस्ट का सिर्फ यही पर्पस होता है कि यहां पे जो लिक्विडिटी है उसको भी उड़ाएगा। अच्छा, अब जब ये सारे लोग वॉश आउट हो गए, मार्केट से निकल गए, तो अब इसको कोई रोकने वाला है क्या? अब इससे कोई बाय करेगा, कुछ करेगा? इसको धक्का, अब ये थोड़ा सा धक्का भी देगा ना मार्केट को, तो मार्केट नीचे आ जाएगा झटके से नीचे। फिर धक्का दिया नीचे, फिर धक्का दिया नीचे। इसीलिए आप देखते हो कि जोर जोर से कभी मार्केट नीचे आ जाता है और कभी कभी जोर जोर से ऊपर चला जाता है। किसके बाद? स्प्रिंग के बाद जोर से ऊपर, अपथ्रस्ट के बाद जोर से नीचे। क्यों? क्योंकि सारा लोगों का सफाया हो गया, वॉश आउट हो गए लोग यहाँ पे। कई सारे वसीम, कई सारे मुकुल, कई सारे कबीर, कई सारे रविंदर यहाँ पे बेचारे वॉश आउट हो गए, और अब मार्केट आराम से नीचे। तो लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे खत्म कर दी। लिक्विडिटी जब खत्म कर दी तो अब वॉलेटाइल करने में उसको कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, उसको ज्यादा सेल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सेल करने के डाउन, रिमेंबर, मार्केट को नीचे ले जाने के लिए सेल करना पड़ेगा और ऊपर ले जाने के लिए बाय करना पड़ेगा। अब क्योंकि लोग हैं ही नहीं मार्केट में बाकी, तो आप थोड़ा सा भी सेल करोगे तो मार्केट झटके से नीचे। कोई नहीं है, झटके से नीचे। थोड़ा सेल किया, झटके से नीचे, फिर थोड़ा सेल किया, झटके से नीचे, फिर थोड़ा सेल किया, झटके से नीचे। यहाँ पे टीपीस पड़े थे, किसके? इस हेज फंड मैनेजर के भी टीपीस यहाँ पे पड़े थे। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे टीपीस में हिट किया, ठक 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 ठक, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते 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 बैग होल्डिंग बन गया। कौन से वॉल्यूम पे? अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पे। ऊपर नीचे होके मिड क्लोज हुआ। कौन से वॉल्यूम पे? अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पे। क्यों? क्योंकि इतने सारे टीपीस सारे एक साथ हिट हुए इस हेज फंड मैनेजर के। इसका ट्रेड सक्सेसफुल हो गया, ये चला गया, चलो भाई हमारा वी मेड अ डे फॉर टुडे, डन फॉर द डे, ज्यादा नहीं करना। तो ये होता है लिक्विडिटी। अच्छा, पहले लिक्विडिटी को उड़ाया और फिर वॉलेटिलिटी क्रिएट की। वॉलेटिलिटी लिक्विडिटी में ये फर्क है। अब पिप्स क्या होते हैं और लेवरेज क्या है, ये भी थोड़ा सा सुन लीजिए। पिप्स और लेवरेज। पिप्स सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉइंट्स जो होते हैं ना, करेंसी के जो भी प्राइसेस होंगी वो आपको 4 या कभी कभी 5 में मिलता है आपको। अभी इस वक्त आप देख लो कि ये जो सारे लगे हुए हैं लेवल्स, ये कौन कौन से लेवल्स लगे हैं? 1.26380, 1.26372, ठीक है। ये सारे लेवल्स हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो फोर्थ नंबर होगा आफ्टर पॉइंट, ये 2 है, 6 है, फिर 3 है, फिर 8। 8 जो है ना, ये वाला 8, ये आपका पिप बनेगा। एक पिप ये है। तो जब इस नंबर में चेंजिंग आता है तो वो एक पिप बनता है। यानी अगर मैं इसको 8 की जगह, ये जो अभी 8 मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इसको मैं अगर 8 की जगह 9 कर दूं तो आप बोल सकते हो कि एक पिप बढ़ गया। अगर मैं इसको 9 की जगह 7 कर दूं तो 8 में से 7 हुआ, तो ये एक पिप कम हुआ। तो मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट जो स्पेशली जो फॉरेक्स मार्केट है, वो जितने पॉइंट्स मूव करता है ऊपर नीचे, ये हम पिप्स में कैलकुलेट करते हैं। क्या पिप्स को याद करना जरूरी है क्या? नहीं। पिप्स को सिर्फ आप यूं समझ लीजिए कि आप अगर पिप्स को यूज करना चाहो सिर्फ एसएलटीपी को, एसएल स्पेशली जो मैंने आपको बताया था सुबह, माई एफ एक्स बुक पोजिशन साइज कैलकुलेटर में जब आप उसमें डालोगे कि इतने पिप्स, वहां पे आपको चाहिए होंगे पिप्स। कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है, सिर्फ आप ये देख लो कि कितना एसएल आपने रखा है। सिंपल, अगर आपने यहाँ पे बाय किया है तो आपने कितना एसएल रखा है, यहाँ पे आपने बाय किया, और स्टॉप लॉस कहाँ लगाया आपने? यहाँ पे लगाया, इधर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये प्रिडिक्शन टूल आपने यूज किया, फिर आप इस पे कर्सर रखो तो आपको बता रहा है नीचे कितने, 14 पिप्स। स्टॉप के बाद लिखो, बिल्कुल नीचे बिल्कुल बॉटम में स्टॉप लिखा हुआ है, स्टॉप
फिर 2 डॉट्स, फिर 00140 यानी 14 पिप्स, 14 पिप्स, और आगे आपको बता भी रहा है 14.0, ये है आपके पिप्स। तो 14 पिप्स का आपने स्टॉप लॉस लगाया इसमें, 14 पिप्स का स्टॉप लॉस लगाया, ओटीपी कितना लगाया वो फिर अलग टिप्स हैं ज़ाहिर है। ठीक गुरुजी। है, तो ये आपके, जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। Use it, break it, fix it, crash it, change it, melt it, grade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, write it. Oh, make it.